नमस्कार, तो वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। लोकसभा चुनाव दस्तक दे चुके हैं और आज से ठीक 10 दिन बाद में पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। वोटिंग के पहले चरण में उत्तर पूर्वी राज्यों में भी वोटिंग होनी है और उत्तर पूर्वी राज्यों की अगर हम बात करें तो इस बार उत्तर पूर्व के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित इस बातचीत में हम सभी राज्यों की बात करेंगे और इस बातचीत में मेरे साथ मौजूद रहेंगी द वायर की ब्यूरो चीफ संगीता बरुआ पिशरोती जी। संगीता जी, आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव तो हैं ही, इसके साथ ही 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए भी चुनाव होना है। दोनों ही वोटिंग 19 तारीख को होंगी। 19 अप्रैल को ये चुनाव होगा। बात करें सीटों की तो लोकसभा सीटें 2 हैं और विधानसभा की 60 सीटें हैं। भाजपा के पेमा खांडू जो हैं वो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। 2019 के चुनाव में उन्हें बहुत अच्छे से 41 सीट्स मिली थी 60 में से, और वो अभी सरकार में है और इस बार भी ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा की वापसी होगी, पर अभी भी कुछ निर्णायक रूप से कहा नहीं जा सकता। अगर बात करें वहाँ विपक्ष की तो कांग्रेस की उपस्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है और पिछले 5 साल के दौरान कई बार विधायक जो थे वो इधर से उधर, उधर से इधर गए, दल बदले गए और लगातार ऐसी स्थिति के बाद में ये हाल हो गया कि वहाँ पर केवल कांग्रेस का एक एमएलए बचा, पूर्व मुख्यमंत्री नवाम तुकी। इस बार वो लोकसभा के चुनाव में मैदान में है। मैं संगीता जी शुरुआत करूंगी लोकसभा के चुनाव से। लोकसभा के चुनाव की अगर हम बात करें तो अरुणाचल ईस्ट और अरुणाचल वेस्ट सीटें जो हैं वो हमारे पास में हैं और इस पे जो अरुणाचल वेस्ट सीट है वो इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, जिस पे किरण रिजिजू जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनको दोबारा उतारा गया है। अगर हम बात करें बाकी राज्यों की और भाजपा द्वारा केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देने की, तो ये बहुत कम केसेस में देखा गया है कि उन्हें दोबारा टिकट मिला है कुछ केंद्रीय मंत्रियों को। जैसे रंजन सिंह को नहीं दिया गया मणिपुर में, पर सरबरन सोनोवाल जी को असम में मिला है। वैसे ही किरण रिजिजू के साथ में क्या वजह आप देखते हैं कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है? एक और मतलब इतने नाम आपने लिया तो मैं एक और नाम जोड़ दूं उसमें। रामेश्वर तेली जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फूड प्रोसेसिंग के थे, उनको भी टिकट नहीं मिला है इस बार। तो रही बात किरण रिजिजू की, ये अरुणाचल वेस्ट से लड़ रहे हैं। नाबाम तुकी जो चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और ये दूसरी बार उनको चैलेंज कर रहे हैं। 2019 में वो हारे थे तो, और सेम अब हमें दिखने को मिला है। और देखिए अभी डिलिमिटेशन तो हुआ नहीं है, तो 2026 में होगा। तो अरुणाचल अगर आप देखें जगह के हिसाब से, अगर देखें नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है, और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो आसाम बड़ा स्टेट है। लेकिन जब हम पॉपुलेशन के हिसाब से ही तो हमारा डिलिमिटेशन होता है, तो इसलिए बहुत बड़ा एरिया ये अरुणाचल ईस्ट और अरुणाचल वेस्ट कवर करता है। और अरुणाचल ईस्ट में तापिरगांव बीजेपी के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे स्टेट के, तो ये 2019 में भी जीत के आए हैं और अभी इस बार भी ये चुनाव में है। और उनको जो चैलेंज कर रहे हैं कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट है बौसीराम श्रीराम। बौसीराम का भी बड़ा बीजेपी का पुराना कनेक्शन है। बौसीराम और तापिरगांव एक ज़माने में कोलीग्स थे। 2006 अगर मैं गलती नहीं हुई है, 2006 में जब राजनाथ सिंह जी बीजेपी प्रेसिडेंट थे तब ये बीजेपी के प्रेसिडेंट थे अरुणाचल प्रदेश में। तो उसके बाद वो निकल आया कि उस टाइम पे बीजेपी ऐसे रूप में आएंगे, किसी कोई इतना प्रोफेशनल पॉलिटिशियन जैसे मैं इन लोगों को कहती हूँ, तो ये लोगों ने सोचा नहीं। तो ये कांग्रेस से अभी लड़ रहे हैं और तो तापिरगांव का फॉर्मर कलीग है और तापिरगांव के खिलाफ खड़े हुए हैं। सो ये 2 बड़ा वो है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे और बाकी पार्टीज नहीं खेल रहे। अगर आप देखेंगे, जैसे आपने एक बड़े इंटरेस्टिंग बात का जिक्र किया शुरू में कि दल बदल, आप अरुणाचल में जो दल बदल देखेंगे आप, मतलब इस तो हैरानी की बात है। मतलब जिस डिग्री में आप देखते हैं, अभी ही आप हाल ही में देखिए एनपीपी के सीनियर लीडर मुचु मिठी जो फॉर्मर कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, मुकुट मिठी के बेटा, तो वो भी अब बीजेपी में आ गए, एनपीपी में। लेकिन एनपीपी 20 सीट खेल रहे हैं अगर हम असेंबली जाए तो, ठीक है। तो असेंबली मतलब ये असेंबली में ही अभी खेल के जीत
के आए हैं। तो ये जो सारा जो ये है उसमें जो इतना पार्टीज अब देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, जेडीयू, मतलब अगर हम मतलब बिहार के बाद कहीं और इतना वो सीट टिकट खेल रहे हैं तो जेडीयू। फिर आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीज़ हैं। एक तो पीपीए पार्टी है, तो ये तो अभी वॉशिंग मशीन बीजेपी को कह रहे हैं लोग, ये वॉशिंग मशीन की जिक्र हो रही है। पीपीए तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन अरुणाचल प्रदेश में है। मतलब अभी का जो चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, ये कुछ ही हफ्तों के दौरान कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, पीपीए के चीफ मिनिस्टर, फिर अल्टीमेट जगह बीजेपी के चीफ मिनिस्टर इन ए मैटर ऑफ वीक्स। मतलब ऐसा एग्जाम्पल मैंने कहीं और से चुन नहीं पाएंगे हम इस भारतवर्ष में। तो ये है अरुणाचल की पॉलिटिकल वाली कहानी जी। लोकसभा चुनाव में जैसे कि फिर कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा के लिए बहुत आसान होने वाला मुकाबला, आप जो देख पाती हैं, बतौर एक्सपर्ट आप देख पाती हैं, तो क्या ये बात कहीं से कहीं तक सच के करीब लगती है कि हाँ भाजपा के लिए मुकाबला बिल्कुल आसान है, ये फिर से दोनों भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो जीत दर्ज करने वाले हैं? देखिए, अरुणाचल का जब आप देखेंगे मतलब खूब मनी पावर चलता है, और लोगों का ये है कि पॉलिटिशियन जो है वो जिस तरफ जाने लगते हैं कि वो दिल्ली में कौन सा पार्टी है, उस हिसाब से वो जाने लगते हैं। तो उस लॉजिक से अगर आप देखेंगे तो भाजपा तो अगर इतना 400 पार और 300 पार की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई ऐसा ग्रैंड चेंज आने वाली तो है नहीं। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, लोगों का जो है ना वॉइस जो है, मतलब हम सोच रहे हैं कि लोग वोटिंग कर रहे हैं कि लोगों का जो मुद्दों पे जो इलेक्शंस होनी चाहिए, लोकसभा हो या स्टेट इलेक्शंस भी हैं वहाँ पे, तो माहौल डबल गर्म है, तो उसमें वो चीज़ें आ नहीं पाती है। तो मुझे लगता है कि उस माहौल में अगर आप देखेंगे तो लगता है कि ये भाजपा का तो मतलब श्योर शॉट लग रहा है। और ऊपर से असम चीफ मिनिस्टर की अगर आप बात करें तो वो तो पिछले मतलब सारे एनडीए को मिलके 18 सीट आ रहे थे 25 सीटों में से लोकसभा सीट में, अब ये कह रहे हैं हम सब मिलके 22 लाएंगे। तो 22 अगर की दौर चल रही है तो ये तो दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स हैं। जी, बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव में 60 सीटें हैं, 53 सीटें रिजर्व्ड हैं और बाकी की जनरल की सीटें हैं, जिसमें 41 सीटें पिछली बार भाजपा ने जीती थी, 7 जेडीयू ने, 4 कांग्रेस ने, एनपीपी की भी 2 सीटें थीं। पर बाद में इतना दल बदल हुआ कि कौन किस पार्टी का नेता है ये अंत तक कहना मुश्किल हो गया। इस बार की अगर बात करें तो कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव में ज़मीनी मुद्दे, जो मुद्दे एक्चुअली रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में लोगों को प्रभावित करते हैं, वो प्रभावित रहते हैं। जब हम बात करने के लिए आते हैं कि चुनाव में मुद्दे क्या हैं, भले क्योंकि दोनों चुनाव है तो हम दोनों ही तरीके के मुद्दों की बात करेंगे। जब चुनाव के मुद्दों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा जो कि पूरे देश में भी होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट का है। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर आंकड़े भी आते हैं, इस तरीके की बातें भी लगातार की जाती हैं कि यूथ के पास जॉब नहीं है, एडुकेटेड यूथ के पास जॉब नहीं है। अरुणाचल में कितना प्रभावी है अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा? अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे देश के लिए बड़ा मुद्दा है। लेकिन अरुणाचल में अगर आप आंकड़े देखेंगे, सरकार के आंकड़े की मैं बात कर रही हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की आंकड़े की बात कर रही हूँ, लेबर मिनिस्ट्री की आंकड़े की बात कर रही हूँ, तो उसमें जब आप देखेंगे अरुणाचल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। मैं कुछ आंकड़े आपको पढ़ के सुनाना चाह रही हूँ। ये अब 10 अगस्त 2023 का रिप्लाई है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का पार्लियामेंट में। आप देखिएगा 30.1% ग्रेजुएट जो है बिटवीन 2021 एंड 2022 अनएम्प्लॉयड बैठे हैं अरुणाचल में। 9.3% डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर अनएम्प्लॉयड है। 11.7% हायर सेकेंडरी पास करके ना नौकरी है ना कुछ। फिर 5.6% जो सेकेंडरी पास करके बैठे और अनपढ़ तो है ही बैठे। तो आप अगर सबको मिला के देखें तो एक लार्ज परसेंटेज जो है ये अनएम्प्लॉयड बैठे कर पढ़े लिखे बेरोजगार में आते हैं। तो आप पूरे नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिएगा तो उसमें अरुणाचल में सबसे ज़्यादा है। लेकिन जब आप इलेक्शन का पूरा मतलब माहौल देखेंगे, लाखों करोड़ों का खर्च हो रहा है। तो ये अगर स्टेट कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है, ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, इट्स अ बॉर्डर स्टेट, बहुत रफ टेरेन है, तो ये पैसे कहाँ
कहाँ से आ रहे हैं, ये सवाल मैं इसी मुझे से लगता है जोड़ती हूँ पूछना दूसरा चाहिए। सवाल जो है पेपर लीक्स को लेके। अरुणाचल प्रदेश की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका पेपर लीक होने के चलते कैंसिल हुआ, सीबीआई की जांच के आदेश दिए गए, उसको लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और उस आरोप प्रत्यारोप के बीच में कहीं ना कहीं ये मसला ही आकर जुड़ता है कि क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, ऐसे में सरकारी नौकरियों के जो इम्तहान है, जो हाल पूरे देश के और खासकर इधर उत्तर भारतीय राज्यों का भी है, वही हाल वहाँ पर भी है कि वही पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, और जब नौकरियों के लिए सरकारी नौकरियों के इम्तहान हो रहे हैं तो पेपर लीक जैसे और इस तरीके के पेपर कैंसिल होने के या पेपर लटक जाने के, टल जाने के वाक़यात सामने आते हैं। जी, एक्चुअली नेशनल मीडिया में इतना ये कवर नहीं हुआ है, न्यू दिल्ली मीडिया में, लेकिन ये मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा था। इनिशियली सरकार जो है उन्होंने वो उसको रफा दफा करने की कोशिश किया, लेकिन इतना पब्लिक प्रोटेस्ट था, उसके बाद सबसे आसान चीज़ तो ये आप सीबीआई के पास कर दो कि बाद हो जाए सीबीआई की जांच। तो सीबीआई की जांच हो गई है, अब शुरू हो गई। तो अब मतलब बोलने के लिए भी इलेक्शन स्टेट है, इलेक्शन बाउंड स्टेट है, तो बोलने के लिए सरकार को भी, रूलिंग पार्टी को भी मिल गया कि हम सीबीआई के पास है। लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि नौकरी, वही वाली नौकरी बहुत सारे लोग देख रहे थे, क्योंकि नौकरी है नहीं। अब देखिए, लोग कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर बहुत सुंदर जगह है, मैं मानती हूँ, लेकिन अरुणाचल कोई कम सुंदर, इस भारत का कम सुंदर पार्ट नहीं है, लेकिन उसमें टूरिज़्म और ये सब बहुत पोटेंशियल है। लेकिन आप देखेंगे टूरिज़्म जो भी डेवलप करने के भी जो इनके जो ब्लूप्रिंट आप देखेंगे, उसमें कोई कहीं कहीं मतलब लोगों को जुड़ने का नहीं है, एम्प्लॉयमेंट का नहीं है। आप देखेंगे मतलब इको टूरिज़्म और ये सब अगर करे तो एम्प्लॉयमेंट भी आम लोगों को भी मिले कुछ मौका। दूसरा सवाल इसी से पूछूंगी कि जो भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है टूरिज्म की, हम देखते हैं कि उसमें जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसके लोगों का थोड़ा प्रभाव रहता है, यानी कि अंत में जनता के हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा है। जी, बहुत बड़ी बात कही है आपने। मैं एक एग्जाम्पल के स्वरूप से आपको बात बताना चाहती हूँ। बहुत बड़ा टूरिज्म का प्लेस है तवांग। हज़ारों लोग वहाँ जाते हैं। सुंदर, बहुत बढ़िया जगह है और चाइनीज़ बॉर्डर में है, बहुत हाइट में है। लेकिन आप अगर वहाँ जाएंगे, आप देखेंगे मतलब एक सिस्मिक जोन है, मतलब इट्स अ वेरी डेलिकेट ईस्टर्न हिमालयज़ वो, और उसमें आप 5 स्टार होटल देखेंगे। तो ये 5 स्टार होटल तो कोई आम जनता ने बनाई नहीं होगी। तो इतना बड़ा, जो आप छोटा घर बनाने में आपको बहुत पैसा लगता है पहाड़ों में, तो ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट वो हुआ। तो अभी जो जिसकी मैं जिक्र कर रही थी, अगर बहुत लोगों को जुड़ा जा सकता है, तो वो सब छोटे छोटे होम स्टेज आप कर सकते हैं, लोगों को स्कीम लाइए ऐसे, तो ये सब कोई कुछ है नहीं वहाँ पे। तो टूरिज्म का भी मतलब कोई, मतलब आम जनता सोच के कुछ डेवलप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें बड़े शार्क्स प्ले कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये और रास्ते वगैरह और ये सब जो इतना डेवलप भी तो नहीं किया गया है। मतलब जो भी डेवलपमेंट आप देखेंगे वो बस राष्ट्र की सुरक्षा के नज़र से देखा जाता है। आम लोग भी वहाँ रहते हैं। अगर हम बात करें इसी तरीके के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हैं, तो ऑपोजिशन का एक बड़ा आरोप ये है कि जितने भी प्राइम प्रोजेक्ट्स हैं और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट का जो मामला है, जो भी वो सारा का सारा उनका सीधा आरोप सीएम और उनके परिवार पे है कि उनके एक्सटेंडेड फैमिली या उनके रिश्तेदारों को वो प्राइम प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं। नहीं, ये तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप पूरा देखें, तवांग में ही देखें आप, उसमें आपको दिखेगा कि मतलब सारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और ये जितने भी है, ये चीफ मिनिस्टर खांडू फैमिली के इर्द गिर्द ही घूमता है। और उसमें प्रोटेस्ट भी बहुत हुआ है। तवांग के मोनास्ट्री के जो मांग से इन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, एनजीटी तक पहुँचे हैं। एनजीटी के रूल्स आए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रुक गई। तो ये तो है। और मतलब लोग, ये जो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो एक चीज़ आप देखेंगे कि लोग चुप है। तो एक सवाल मन में आता है कि लोग इतना कुछ होने के बावजूद चुप क्यों है? बिकॉज आप देखेंगे कि पॉलिटिकल जो पावर को जो पकड़ के रखा है, कुछ जकड़ के रखा है, कुछ ही चुनी पॉलिटिकल फैमिलीज ने रखा है। अगर आप खंडू की बात कर रहे हैं, तवांग में आप देखिए, मतलब उनके फादर जो थे दोरजी खंडू, जब से स्टेट हुआ उसमें से मतलब आप देखेंगे कि वो कभी हमेशा इलेक्टेड अनअपोज्ड, ओके, तो कोई खड़ा होने नहीं देते। और उसके बाद पेमा खांडू का भी वही कहानी है। पेमा खांडू भी मतलब पिछली साल जो 2019 में ही उनको बहुत साल, मेरे ख्याल से 20 साल बाद किसी ने जाके उनको चुनौती दी, वो भी मंग्स थे, चुनौती दिए। तो अभी इस बार जब अब देखेंगे, चीफ मिनिस्टर को लेके 9 लोग, मतलब 10 लोग टोटल इलेक्टेड अनअपोज हो गया।
जी, मैं इसी बात पे आ रही थी कि कैसे इलेक्टेड अनअपोज़्ड जो है एक फिनोमेना बन चुका है अरुणाचल प्रदेश की राजनीति में। अभी भी हमने देखा कि पेमा खांडू समेत 10 सीटों पर यही हुआ कि लोगों ने नामांकन ही दाखिल नहीं किए, तो जहाँ भी भाजपा प्रत्याशी थे उन्हीं 10 सीटों पे, उन्हें इलेक्टेड अनअपोज़्ड मान लिया गया। एक किसी भी डेमोक्रेसी में ऐसा संभव नहीं है कि जहाँ जनता के पास चुनने का भी अधिकार नहीं है। इस फिनोमेना को लेकर ख़ास तौर पे अरुणाचल प्रदेश को लेकर आप क्या कहेंगी? ना, ये तो आपने बहुत सही बताया। हमने एक लेख भी लिखा था वायर में, जब ये चीज़ हुआ तो नागालैंड में भी आपको थोड़ा बहुत दिखने को मिलेगा, लेकिन अरुणाचल का ये एक बहुत ही, मैं क्या कहूँ, मतलब एक इलेक्शन रिलेटेड मतलब एक श्राप है ये। और ये क्यों होता है जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि लोगों को मिनिमम जो वोटिंग राइट तक भी नहीं मिलता है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में अरुणाचल में, और ये हम कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, ये पृथ्वी का बहुत बड़ा डेमोक्रेसी, लेकिन अब देखिए बेसिक चीज़ जो वोटिंग है वो भी राइट सबसे लोगों को नहीं मिल रहा है। तो अरुणाचल एक बहुत बड़ा उस हिसाब से एग्जाम्पल है। तो और क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपस में ही पॉलिटिशियन तालमेल कर लेते हैं। तो ये 10 सीटें आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर से शुरुआत होके 10 एमएलए जो हैं, और ये इलेक्टेड अनअपोज्ड हो गया है भाजपा का। सो अब अगर 2019 का देखें तो उसमें भी भाजपा ने 3 सीट ऐसे ही पकड़े थे। और उसके बाद अब ये जो 2014 में इलेक्शन हुआ तब तो कांग्रेस की सरकार थी, नवम तुकी की सरकार थी, तो उसमें भी 11 लोग ऐसे ही आए, चीफ मिनिस्टर इंक्लूडेड, नवम तुकी चीफ मिनिस्टर थे। तो ये हालांकि बात ये है कि ये आयाराम गायराम ये अब यही इन्हीं में से ही है, इन्हीं में से ही है। पेमा खांडू भी उसी में ही थे, वो 2014 की जब लिस्ट अब निकालेंगे तो ये सारे आज कांग्रेस में है, कल बीजेपी में है, लेकिन आपस में ही तालमेल कर लेते हैं ये लोग, और लोगों का आवाज़ तक आ नहीं पाता है, लोग वोट तक नहीं दे पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आज ही मतलब अप्रैल 9 तारीख को ही आज हमने एक लेख पब्लिश किया है वायर अंग्रेज़ी में। ये श्रीनाथ राघवन, ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, ऑथर है, उन्होंने बहुत बड़ा एक इलेक्टोरल रिफॉर्म पे एक बहुत बढ़िया चीज़ कहा है। मतलब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के हिसाब से उन्होंने, मतलब उसके बाद से उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म बहुत ज़रूरी हो गई है भारतवर्ष में। तो मैं अरुणाचल की तरफ से देख रही थी, 2 चीज़ें मैं आपको बताऊं। एक, वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को मतलब कैंडिडेट चुनने के बजाय अगर लोग चुने तो लोगों की आवाज़ वो बन सकते हैं। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि राइट टू रिकॉल, अगर आप ठीक ठाक नहीं कर रहे हैं तो आपको लोगों को पास इतना पावर होना चाहिए कि उसको वापस लाए, असेंबली से हो, लोकसभा से हो, वापस बुलाया जाए, रिकॉल किया जाए। तो रिकॉल में एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि उसमें जो वोटर्स होते हैं उनका भी इलेक्शन में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में जो होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं अपने राइट्स के लिए। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज के डेट पे अगर आप देखें अरुणाचल में बहुत सारे मेजर ट्राइब्स, सब ट्राइब्स हैं। तो ये जो ट्राइब्स है इनके अपने अपने बहुत सुंदर इनके वीव्स है, अपने लैंग्वेजेस है, अपने कस्टम्स है। आज आप देखेंगे सब ट्रैक पे है, पर्टिकुलरली देयर लैंग्वेज बहुत बुरी तरह, मतलब उनके एक मतलब उसमें थ्रेट दिखने को मुझे मिलता है। क्योंकि सब चीज़ आप मतलब हिंदी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेज़ी और हिंदी में बहुत सारे घरों में माँ बाप के साथ ये सब भाषा में बात हो रही है। लोग अपनी जो ट्राइब की भाषा है वो पीछे हट गई है। तो ये थोड़े दिन बाद हमने बहुत सारे ऐसे भारत देश में देखा है, बहुत सारा लैंग्वेज जो है अंडमान वगैरह में हम ख़त्म होते हुए देखा है। तो ये एकदम मुझे लगता है अरुणाचल इज़ अ लाइक एक मतलब टिकिंग बॉम्ब है। और पॉलिटिक्स जो है और पॉलिटिशियन जो है ये इसका एक बहुत बड़ा, इसका मतलब एक बहुत रोल प्ले करते हैं। अरुणाचल का जो ये मतलब हालत में जब हम देख रहे हैं, बुरा हालत जो है, इसमें पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स का जो रोल है और एक बहुत बड़ा मेजर मुद्दा, मतलब एक मेजर रोल प्ले करते हैं। आपने राइट टू रिकॉल की बात की, पर ऐसे में बीजेपी ये दावा करती है कि भाई हमने, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की ही बात करें तो इसने 14 इसके जो सिटिंग एमएलए थे उनको, खास तौर पे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जो थे, इनके जो होम मिनिस्टर थे, इंक्लूडिंग देम, उन्होंने 14 सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं दिया है।
पर क्या हम इसे मान सकते हैं कि कहीं से भी राइट टू रिकॉल के दायरे में आता है कि हाँ इन्होंने अच्छा नहीं किया या हमें ऐसा लगता है अच्छा नहीं किया तो हम इन्हें दोबारा टिकट नहीं दे रहे हैं? नहीं, इसमें हम कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। ये भाजपा का बहुत बड़ा आप अगर देखेंगे पूरे नेशनल पॉलिटिक्स में आप देखेंगे, मतलब नॉट जस्ट इन अरुणाचल और बाकी इसमें भी आप लोकसभा सीट में भी आप अगर देखें, वो बहुत सारे कैंडिडेट्स को चेंज कर रहे हैं। तो ये चेंज करने का मतलब तो ये गलत है। अगर उसी को आप मतलब आप देखिए हिमंत बिश्व शर्मा क्या कह रहा है, बाकी बीजेपी के टॉप लीडर्स क्या कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि कांग्रेसी तो आ जाए, मतलब और पार्टी के लोग तो उनके पहुंच आ जाए, वो फिर शुद्ध बन जाते हैं, लेकिन कांग्रेस बुरा है या कोई और पार्टी बुरा है जिस पार्टी से आए थे। तो इसका अगर ये दोनों चीज़ आप साइड टू साइड रखें तो आपको एक चीज़ समझ में आता है कि ये जो कर रहा है आज के डेट के जो बीजेपी कर रहा है कि पार्टी तो एक ही होगा, लेकिन हम अगर आप फेस से खुश नहीं है हम फेस बदल देंगे। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम एक्चुअली सिंगल पार्टी रूल पे जा रहे हैं क्या? ये सवाल मतलब ऑपोजिशन का कोई स्पेस ही नहीं है। ऑपोजिशन में मतलब विद इन अ सिंगल पार्टी ही आपका कैंडिडेट्स की ऑपोजिशन होगी, एक दूसरे के साथ अपोज करेंगे, लेकिन पार्टी एक ही रहेगा। तो मुझे लगता है ये अरुणाचल में जो हो रहा है ये एक माइक्रोकॉस्म है, मतलब ये पूरा बाकी चीज़ों का दिखने के लिए एक मतलब पूरे भारत में जो हो रहा है वो उसका एक सिम्टम है। लेकिन ये कोई राइट टू रिकॉल जो राघवन जी की बात करें वो उसमें नहीं पड़ता है, वो उसमें नहीं देख सकता। और एक और चीज़ मीनाक्षी मैं आपको बता दूं, एक ज़माने मतलब में जो कांग्रेस इतना रूल करते थे बीजेपी अरुणाचल में, आज के डेट में लेकिन अरुणाचल में खाली 19 सीट ही खेल रहे हैं कांग्रेस, अब 60 मेंबर असेंबली है। तो इससे जो आपने मुझे एक सवाल और करा था कि बीजेपी का प्रॉस्पेक्ट्स, तो मैं कहूँ कि वो ऑलरेडी डिसाइडेड जैसा है, मतलब लड़ने के पोजीशन में आ ही नहीं रहा उनसे लड़ने के लिए। अब मैं बात करती हूँ, बावजूद इसके पेमा खांडू बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस पोलराइज कर रही है। उनका आरोप कांग्रेस पे इसलिए है क्योंकि जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम है उसने ये कहा है कि वो नॉन बीजेपी दलों को ही वोट देने की उसने अपील की है, तो उन्होंने इसकी शिकायत करते हुए कहा है कि पोलराइज किया जा रहा है। अब यहाँ हमें पोलराइज का मतलब समझना है, वो भी अरुणाचल प्रदेश की आबादी के उनके धर्म के संदर्भ में। क्या लगता है, क्या कहना चाह रहे हैं खांडू जी? ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका। एक्चुअली कई पहलू है इसका। क्रिश्चियन फोरम कह क्या रहा है, तो ये क्यों कह रहा है ऐसे, मतलब इतना ओपनली ये सब नहीं कहते हैं, नॉन बीजेपी पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे सब नहीं कहते हैं, मतलब टैसिड रहता है हमेशा। तो अब इतना उभर के क्यों आए हैं? अब आपको देखना पड़ेगा, ये मणिपुर इफेक्ट है। मणिपुर इफेक्ट, अगर आप मणिपुर में जैसे कुकीज़ मोस्टली क्रिश्चियंस हैं, उनके चर्चेस अटैक किए गए और मेटे चर्च पे अटैक किए गए, तो उसमें जो ये इतने जला दिए गए इतने सारे जो है, तो उसका इफेक्ट हमें कर्नाटका इलेक्शन में भी दिखने को मिला, तो अरुणाचल में क्यों नहीं मिलेगा? तो ये इसलिए ये एक पूरा फॉर्मिंग ऑफ लाइंस जो इलेक्शन में होता है वो हमको दिखने को मिला है। लेकिन एक और चीज़, ये खांडू जी जो कह रहे हैं वो तो चुप भी रह सकते थे, लेकिन चुप क्यों नहीं रहे? क्योंकि अगर पूरा आप पॉपुलेशन का जो कॉम्पोजिशन देखेंगे आप अरुणाचल में, मोर देन 30% क्रिश्चियन है, 30% मोर देन 30% क्रिश्चियन है, और हिंदू जो माने जाते हैं वो अराउंड 30%, अराउंड 29 समथिंग 30% है। और डोनी पोलो जो फॉलो करते हैं, एनिमिज्म जो है, इंडिजिनस जो उनका रिलीजन है, वो भी अराउंड 30% टाइप है, मोर देन 30%। तो ये जो है, तो ये चाह रहे हैं कि क्रिश्चियंस को अगर अलग कर पाए तो ये हिंदू और डोनी पोलो वोट्स में अगर रिलीजन के हिसाब से अगर खेल पाऊँ तो शायद मेरा पार्टी को और थोड़ा मदद हो। तो ये थोड़ा बहुत मतलब वो भी आजकल पहले तो कांग्रेस ही थे, अब जाके बीजेपी हुए हैं, तो ऐसे भाषा वो सीख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा इलेक्शन के टाइम पे रिलीजन के हिसाब से पोलराइज तो हम भाजपा के बहुत सारे नेताओं को देख रहे हैं। उनके जो बड़े भाई हैं जो असम का चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी आजकल ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो ये लोग भी थोड़ा पिकअप कर रहे हैं, छोटे भाई लोग जो है वो छोटे नजर देख रहे हैं, बोल रहे हैं जो केंद्रीय नेतृत्व बोलता रहा है, जो भाजपा के अन्य नेता बोलते ये उतना ही है, उतने ही आप समझ सकते हैं। लेकिन निश्चित रहना चाहिए कि अरुणाचल में जो है हमने डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा मतलब अद्भुत रूप हमने देखा है वहाँ पे। जैसे हमने इसमें बात करी कि लोग वोट भी नहीं दे पा रहे हैं बहुत सारे जगह में, तो उसमें अगर आप देखेंगे मतलब नॉर्थ ईस्ट के लिए कहा ही जाता है कि दिल्ली में जो सरकार है
वही सरकार ये लोग चाहते हैं, बिकॉज मनी के लिए डिपेंडेंट होते हैं, इकोनॉमी कुछ ज़्यादा है नहीं। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो भाजपा का रास्ता खुला है फिर। जी, आज के एपिसोड में इतना ही। हम बाकी के राज्यों के बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। संगीता जी, हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।